फिल्म की शुरुआत में हम एक आर्मी बेस में एक मुर्दाघर देखते हैं। एक साइंटिस्ट था जो अपने असिस्टेंट को केमिकल के 200 बॉटल्स नदी में डालने का आदेश देता है। इस पर वह असिस्टेंट कहता है कि अगर हम इस खतरनाक केमिकल को समुद्र में डाल देंगे, ये समुद्री जानवरों के लिए खतरनाक होगा, क्योंकि ये एक खतरनाक केमिकल था। ये उन जानवरों को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन वह साइंटिस्ट अपने असिस्टेंट को नजरअंदाज कर देता है। वह केमिकल के 200 बॉटल्स खाली करने का आदेश देता है। वह असिस्टेंट केमिकल के 200 बॉटल्स नदी में फेंक देता है। इसके बाद हमें 2 साल बाद का एक सीन दिखाया जाता है। यहाँ हमें 2 मछुआरे दिखाई देते हैं। वे मछलियां पकड़ रहे थे। उन्हें नदी में एक अजीब सा जीव दिखाई देता है। उस जीव के कई पैर थे। वे सोच रहे थे कि ये जानवर बदल गया है और ऐसा ही हो गया है। वह छोटा सा जीव तेज था। वह उनके हाथ से छूटकर फिर पानी में चला जाता है। इसके बाद 4 साल बाद का एक नजारा देखने को मिलता है। यहाँ हमें गांगदू नाम का एक दुकानदार दिखाया गया है। गांगदू सीधा और सरल था। वह बुद्धिमान नहीं था और वह अक्सर छोटी छोटी गलतियां करता था। वह लापरवाह था। गांगदू की एक बेटी है जिसका नाम ह्यूनसेओ है। गांगदू अपनी बेटी ह्यूनसेओ से बहुत प्यार करता है। वह उसकी देखभाल करता है। ह्यूनसेओ अपने पिता से एक नए सेल फोन की मांग करती है, इसलिए अपनी बेटी के लिए नया सेल फोन खरीदने के लिए गांगदू पैसे इकट्ठा कर रहा था। गांगदू के पिता भी उसके साथ रहते हैं। गांगदू की एक बहन है जो क्रॉसबो में विशेषज्ञ थी। गांगदू अपनी बहन को अपनी बेटी ह्यूनसेओ के साथ लाइव देख रहा था। वह क्रॉसबो पर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही थी। तभी गांगदू के पिता वहां पहुंचते हैं। वह गांगदू से ग्राहक को बियर देने के लिए कहता है और फिर गांगदू अपने ग्राहकों को बियर देने जाता है। तभी उन्हें पुल पर एक मछली जैसा राक्षस दिखाई देता है। कुछ समय बाद ये उनके पास आता है। गांगदू के साथ खड़े लोग उस राक्षस पर बियर फेंकते हैं। ऐसा करते हुए उन्हें मजा आ रहा था। इसके बाद वह राक्षस वहां से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद गांगदू देखता है कि राक्षस पानी से बाहर आ रहा है। ये लोगों पर हमला करते हुए उन्हें अपना शिकार बना रहा था। ये उन्हें मारकर खा रहा था। देखकर गांगदू डर जाता है। वह अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाता है। वह राक्षस एक आदमी को खाने की कोशिश करता है, लेकिन गांगदू एक भारी साइन बोर्ड उठाता है और उसे उसकी पूंछ पर फेंक देता है। इससे उस राक्षस की पूंछ से खून बहने लगता है। वह खून गांगदू के चेहरे पर भी गिरता है। फिर वह राक्षस गांगदू को अपना भयानक चेहरा दिखाता है। गांगदू देखता है कि राक्षस एक आदमी को निगल रहा है। गांगदू डर जाता है। वह वहां से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि ह्यूनसेओ और उसके दादा अभी भी उसकी बहन का लाइव प्रदर्शन देख रहे थे। गांगदू की बहन सेमीफाइनल में असफल हो गई है। इससे ह्यूनसेओ परेशान हो जाती है और वह बाहर आ जाती है। तभी गांगदू वहां पहुंचकर ह्यूनसेओ का हाथ पकड़ लेता है और वाहन से भाग जाता है, क्योंकि राक्षस उनका पीछा कर रहा था। ह्यूनसेओ दौड़ते समय गिर जाता है, लेकिन गांगदू ह्यूनसेओ के हाथ को पकड़कर और फिर से भागने लगते हैं। कुछ दूर आने के बाद गांगदू को ये रियलाइज होता है कि उसने किसी और ही बच्चे को पकड़ रखा है। इसी बीच वह राक्षस ह्यूनसेओ के पास आता है। ये उसे अपने साथ नदी में ले जाता है। यह देखकर गांगदू चौंक जाता है। वह अभी भी देख रहा था। तभी हम देखते हैं कि जिन लोगों ने उस राक्षस को पास से देखा था, उन्हें हॉल में बंद कर दिया गया था। इसके अलावा सेना और पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया था। हॉल में उन लोगों की तस्वीरें थी जिन लोगों को उस राक्षस ने मार खाया था। उन तस्वीरों में ह्यूनसेओ की तस्वीर भी थी। ये देखकर उसके पिता और दादा दुखी हो जाते हैं। वे बहुत रोते हैं। वहाँ गांगदू की बहन और उसका भाई भी पहुँचता है। गांगदू का भाई उससे बहुत पीटता है, क्योंकि अगर गांगदू थोड़ा सावधान होता और गलत लड़की को नहीं पकड़ा होता तो ह्यूनसेओ जीवित होती। वह राक्षस का शिकार नहीं बनती। तभी उस हॉल में पीले रंग की पोशाक में एक आदमी आता है। वह उनसे कहता है कि अगर कोई उस राक्षस के करीब जाए या उसे छुए तो अपना हाथ उठा देना। फिर गांगदू तुरंत अपना हाथ उठाता है। वह बताता है कि उस राक्षस का खून मेरे चेहरे पर गिरा था। ये सुनते ही वो आदमी कुछ आदेश देता है और कुछ लोग गांगदू को पकड़ लेते हैं। वह कहता है कि उसके पास भी वह वायरस है जो राक्षस में है। फिर हम गांगदू के परिवार को देखते हैं और अन्य लोग जिन्होंने भी राक्षस को देखा था, उन्हें डॉक्टर्स के चेकअप के लिए रखा जाता है। रात में गांगदू को किसी का फोन आता है। जब उसने वो कॉल रिसीव किया तो वो कॉल उनकी बेटी ह्यूनसेओ का था। ह्यूनसेओ अपने पिता गांगदू से कहती है कि पापा मुझे बचा लो। गांगदू ह्यूनसेओ से पूछता है कि इस समय वो कहाँ है। इस पर ह्यूनसेओ कहती है कि मैं एक पुल के नाले में हूँ, मेरे अलावा और भी कई लोग हैं। ये सुनकर गांगदू और उसका परिवार खुश हो जाता है, क्योंकि ह्यूनसेओ जीवित थी, वो मरी नहीं थी। अगले दिन वो सब पुलिस को इस बारे में बताते हैं। इस पर उस पुलिस अधिकारी का कहना है कि गांगदू के शरीर में वायरस तेजी से फैल रहा है। इतना कहकर वो पुलिस अधिकारी उसकी मदद करने से इनकार कर देता है। गांगदू के पिता का एक दोस्त पुलिस अधिकारी था। उस पुलिस अधिकारी का वाहन को लेकर वो लोग वहाँ से भागने में सफल हो जाते हैं। वे अपने साथ बंदूकें, हथियार और कुछ जरूरी चीजें भी ले जाते हैं। फिर चेकिंग एरिया को पार करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कोई अधिकारी उन्हें चेकिंग एरिया में आगे नहीं जाने देता, क्योंकि ब्लॉक एरिया में जाने के लिए उन्हें पहचान पत्र की जरूरत पड़ती है। उस वक्त उनके पास कोई आईडी
कार्ड नहीं था। लेकिन फिर गांगदू ने हुनसियो के फोन को खरीदने के लिए जो पैसे जमा किए गए थे उसको ले जाते हैं। गांगदू के पिता उस पैसे को अधिकारी को दे देते हैं। वो कहते हैं कि प्लीज हमें माफ कर दो, हम इस बार अपना आईडी भूल गए हैं, तो आप इसे ले लीजिए पर हमें जाने दीजिए। इसके बाद वे आगे बढ़ते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस राक्षस ने पीली वेशभूषा वाले 2 व्यक्तियों को अपना शिकार बना लिया है। ये उन्हें भी पुल के उस नाले में ले जाता है। वह उन्हें वहां इकट्ठा कर रहा था कि अगर उसे भूख लगेगी तो एक ही साथ में उन्हें खाता जाएगा। वह राक्षस ह्योनसियो को भी यहाँ ले गया था। जब वो राक्षस ह्योनसियो को यहाँ ले जाता है तो ह्योनसियो वहाँ एक छोटे से पाइप में छिप जाती है और ह्योनसियो ने उन लोगों से मोबाइल ले लिया है। उसने अपने पिता गांगदो को बताया कि वो जीवित है। इसके बाद शाम को हमें उस पुल के नीचे 2 भाई दिखाई देते हैं। उनमें से छोटे भाई का नाम सीजू था। वो भाई गांगदो की दुकान से खाने का सामान चुराने के लिए वहाँ गया था। वो खाने का सामान चुरा लेते हैं क्योंकि वो गरीब थे, उनके पास कोई घर नहीं था, इसलिए वो हमेशा खाना चुरा कर ही खाते थे। जब वो भोजन चुरा कर जा रहे थे तभी वो राक्षस उन पर हमला कर देता है। वो राक्षस बड़े भाई को मार डालता है और छोटे भाई सीजो को अपने साथ ले जाता है। वह राक्षस सीजो को भी पुल के उस नाले में ले जाता है। जब वो राक्षस वहाँ से चला जाता है तो ह्योनसियो वहाँ आता है और देखता है कि वो लड़का जीवित है। ह्योनसियो उसका नाम पूछता है। वो कहता है कि मेरा नाम सीजू है। तभी हम देखते हैं कि गांगदो और उसके परिवार के सदस्य उसके दुकान पे आते हैं। खाना खाने के बाद वे वहीं सो जाते हैं। वो परेशान लग रहे थे। अगली सुबह जब गांगदू उठा है तो उसने देखा कि राक्षस उसकी दुकान के बाहर ही खड़ा था। वो देखकर गांगदू के पिता उस राक्षस को गोलियों से भूनना शुरू करते हैं। वो राक्षस उसकी दुकान पर हमला कर देता है और उसे पलट देता है। वो बाहर आते हैं और उस राक्षस पर गोलीबारी शुरू करते हैं। राक्षस अपनी जान बचाने के लिए तुरंत वहां से भाग जाता है। वो राक्षस पर इतनी गोलियां बरसाने लगते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि उनके राइफल्स खत्म हो जाएंगे। वो राक्षस पानी में चला जाता है। तभी फायरिंग की आवाज सुनकर पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस उनकी ओर आती है। वो नदी के दूसरी ओर जाते हैं जहां से वो राक्षस आ रहा था। गांगदू के पिता ने उससे अपनी बंदूक ले ली। उसकी बंदूक में एक ही गोली बची हुई थी। गांगदू अपने पिता से कहता है कि इसमें एक ही गोली बची है। तभी गांगदू के पिता उन्हें वहां से भागने के लिए कहते हैं। इसी बीच वह राक्षस गांगदू के पिता के पास आता है। गांगदू के पिता उस राक्षस पर बंदूक तान देते हैं। वो ट्रिगर दबाते हैं लेकिन फिर देखते हैं कि बंदूक में एक भी गोली नहीं है। तब गांगदू को भी ये एहसास होता है कि बंदूक में गोलियां ही नहीं थी, इसमें एक भी गोली नहीं लगी। वो राक्षस गांगदू के पिता पर हमला करता है पर वह पुनः नदी में चला जाता है। गांगदू अपने पिता के पास आता है और देखता है कि उसके पिता मर चुके हैं। अपने पिता को खोने के बाद गांगदू बहुत दुखी होता है। वो रोने लगता है। पुलिस भी वहाँ पहुँच गई है। गांगदू अपने बहन और भाई को वहाँ से भागने के लिए कहता है। गांगदू अपने पिता को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता, इसलिए उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस गांगदू को पकड़ लेती है और अपने साथ ले जाती है। गांगदू का भाई अपने दोस्त से ह्योनसियो की कॉल का पता लगाने के लिए कहता है। वह कॉल को ट्रैक करते समय गांगदू के भाई की मदद करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि कॉल ट्रैकर ने अपने दोस्त के साथ एक चाल चली है। दरअसल पुलिस ने गांगदू के पूरे परिवार को पकड़ने के लिए एक इनाम की घोषणा की थी क्योंकि वो उस राक्षस के संपर्क में आए थे। गांगदू तो पकड़ा गया लेकिन गांगदू के भाई और बहन को पकड़ने के लिए पुलिस ने इनाम की घोषणा की है। इसलिए गांगदू के भाई को पकड़ने के लिए उस कॉल ट्रैकर ने ये गेम खेला। फिर वो कॉल ट्रैकर ऑफिस चला जाता है। वहाँ पुलिस और अस्पताल के अन्य कर्मचारी भी थे। वे गांगदू के भाई को पकड़ना चाहते हैं। इनाम पाने के लिए वह कॉल ट्रैकर गांगदू के भाई को यहाँ लाता है। वे सभी बाहर आते हैं और उन्होंने गांगदू के भाई को घेर लिया है। क्योंकि गांगदू का भाई ह्योनसियो का लोकेशन जानता है इसलिए वो बिजली को डिफॉल्ट करते हुए वहाँ से भाग जाता है। गांगदू का भाई अपनी बहन को ह्योनसियो का स्थान भेजता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर गांगदू पर तरह तरह के प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा वे उसे टॉर्चर भी कर रहे हैं। यहाँ किसी तरह गांगदू को समझदारी से काम लेना होगा और वो डॉक्टर के जाल से बाहर आ जाता है। वो वहाँ से भागने में सफल हो जाता है। ह्योनसियो अपने पिता के आने का इंतजार कर रही थी। वह सोचती है कि उसके पिता उसे बचाने आएंगे। अब गांगदू की बहन उस पुल के नीचे आती है। वह अपने क्रॉसबो के साथ वहाँ आती है और यही वो लोकेशन है जहाँ ह्योनसियो छुपी हुई है। वहाँ वो राक्षस गांगदू की बहन पर हमला करता है। इससे गांगदू की बहन गिर जाती है और वह राक्षस वहाँ से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि ह्योनसियो और सीजू कपड़े के टुकड़ों को एक साथ बांधकर रस्सी बनाते हैं। वे उस रस्सी को उल्टी लोहे की जाली पर फेंक देते हैं लेकिन वह कपड़े की रस्सी छोटी थी। अब वे वहाँ से भागने का मौका खो चुके हैं। इसके बाद गांगदू का भाई भी उस पुल के नीचे आ जाता है। वहाँ उसे एक बेघर आदमी मिलता है। गांगदू का भाई उस बेघर आदमी की मदद से पेट्रोल बॉम्ब बनाने में सफल हो जाता है। वो वहाँ जा रहे थे जहाँ राक्षस था। गांगदू को ह्योनसियो की लोकेशन भी पता है इसलिए
उसे वो पुल मिल गया है जहाँ हिनसियो था। उस समय हिनसियो और वह बच्चा सीजू उस राक्षस के मुंह में थे। फिर हम देखते हैं कि लोग सड़क पर विरोध कर रहे थे कि डॉक्टर्स ने गांगदो पर अत्याचार क्यों किया। वह राक्षस उस भीड़ के पास आता है। वो सभी अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। गांगदो और उसके भाई बहन भी वहां पहुंचते हैं। साइंटिस्ट ने उस राक्षस को मारने के लिए गैस बना ली थी। वे उस गैस को राक्षस पर डालते हैं। इससे उस राक्षस को बहुत ही पेन होता है और वो जमीन पर गिर जाता है। वहीं पर वो राक्षस बेहोश हो जाता है। इस बीच गांगदो अपनी बेटी ह्युनसियो और उस बच्चे सीजू को उस राक्षस के मुंह से निकाल लेता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि ह्युनसियो मर चुकी थी। पर वो छोटा बच्चा सीजो जीवित था। वो राक्षस फिर खड़ा हो जाता है और अचानक उन पर हमला करने ही वाला था, लेकिन वहां पर वो बेघर आदमी उस राक्षस के मुंह में पेट्रोल का कैन उड़ा देता है। गांगदो की बहन उस राक्षस पर फायर थ्रो करती है। इससे उस राक्षस में आग लग जाती है और वह जलने लगता है। वो राक्षस अपनी जान बचाने के लिए पानी की तरफ भागता है, लेकिन तभी सामने से आ जाता है गांगदो। वो उस राक्षस के मुंह में एक छड़ी घोंप देता है और उससे वो राक्षस मर जाता है। अब गांगदो ने उस राक्षस को मार डाला था, लेकिन इन सब इंसिडेंट्स के बीच उन लोगों ने अपने प्रिय लोगों, अपने पिता और अपनी बेटी को खो दिया था। अब क्योंकि सेजो भी बेघर थी और उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए गांगदो उसे गोद ले लेता है। वह उसे अपना बेटा बनाता है। गांगदो अब एक बुद्धिमान और अच्छा इंसान बन गया है। वह अपनी दुकान अच्छे से चला रहा था। वह सीजू को अपने बेटे की तरह प्यार करता है। और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। देखने के लिए धन्यवाद।